जी अस्सलाम वालेकुम। टाइम हो गया है 12:15। 10 जून है आज। क्लास लेंगे हम सीसीएन की सेक्शन 5 ए वालों के साथ। लेट्स गिव देम इनविटेशन। अस्सलाम वालेकुम। उमर आया है? यस सर। उमर जरा डेट टाइम और क्लास लेक्चर वगैरह बता देना, और अटेंडेंस क्लास को बता दो, अटेंडेंस लगा दें। यस सर, चैप्टर 11 डेटा लिंक कंट्रोल पढ़ रहे हैं सर हम। वेडनेसडे देन जून 12:17 हुए हैं सर। सर हसन शाह हमारी क्लास ले रहे हैं। लेक्चर सर अब पता नहीं कौन सा है ये। सर आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है आपकी। आप बोलें। लेक्चर हमारा वीक कौन सा चल रहा है? चौथा वीक जा रहा है। यस सर, फोर्थ वीक। फोर्थ वीक है। चैप्टर 11 डेटा लिंक कंट्रोल पढ़ रहे हैं सर। पिछला हम लोगों ने साथ पढ़ लिया ना? एक मिनट देना मुझे। यस सर। जस्ट गिव मी मिनट। ओके सर। और जी हम लोग 10th चैप्टर हम लोगों ने खत्म कर दिया था। हमने इसमें सीआरसी पढ़ लिया था। यस सर, पढ़ लिया था। एलएफएसआर कर लिया था हम लोगों ने। यस सर। एलएफएसआर भी कर लिया था, और हेमिंग भी कर लिया था हम लोगों ने। जी सर, कंप्लीट कर लिया था। किसी को कोई क्वेश्चन रिगार्डिंग एलएफएसआर, हेमिंग, सीआरसी, कोई क्वेश्चन हो, कुछ सवाल पूछना चाहता हो तो जी पिछले लेक्चर से पूछ सकता है। वेलकम। नो सर। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द 11th चैप्टर। 11th चैप्टर इज डाटा लिंक कंट्रोल। इसमें हम लोग फ्रेमिंग के बारे में पढ़ेंगे, फ्लो कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे। शुरू में हम लोग आइडियल फ्लो कंट्रोल्स के बारे में बात करेंगे, फिर हम लोग उसमें जो है वो रियल लाइफ वाले जो रियल टाइम में चलते हैं उनकी थोड़ी सी बात करेंगे। हम लोग इसमें एरर कंट्रोल की बात करेंगे, फ्लो कंट्रोल की बात करेंगे। तो वो देखते हैं क्या है। और आखिर में फिर हमारे पास एक प्रोटोकॉल आ जिसको हम बोलते हैं एचडीएलसी। तो इंशाल्लाह वो एचडीएलसी के बारे में हम लोग फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक बात करेंगे। लेकिन अभी भी हम लोग ये लेक्चर कंप्लीट नहीं कर सकेंगे। लेकिन आप लोग बराए मेहरबानी प्लीज एचडीएलसी वगैरह को देख कर आए, क्योंकि वो जो पीछे हमने सारी चीजें पढ़ी हैं वो एचडीएलसी उन सारी चीजों को अपने अंदर इंक्लूड करता है और कम्युनिकेशन में बताता है किस तरह कर सकते हैं, कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। तो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर एंड लेट्स सी के इसमें क्या कुछ है हमारे पास। ठीक है, तो क्वेश्चन हो तो आप लोग प्लीज बीच में पूछ सकते हैं।
अपने माइक ड्यूरिंग ये रिकॉर्डिंग पे अपने ऑफ रखिएगा ताकि बीच में आप लोगों की आवाजें दूसरी ना आए, तो बाकियों को आवाज क्लियर आए, ठीक है। Communication networks. This is week number 6. This week we will talk about chapter 11, data link control. In this chapter we will look into framing, frames of fixed and variable length of sizes. Communication using variable length frame protocol will be further discussed. Next we will discuss basics of flow and error control and protocols to transfer frames in noiseless channels using protocols like simplest and stop and wait, and for noise channel protocols which can handle errors if occur during transmission of framing using automatic repeat request called ARQ, which is stop and wait and go back in and selective repeat. Similarly, we will further discussion on how our communication protocols like HDLC communicate using frames, and we will also include a little bit about authentication protocols of communication. So before we proceed and discuss framing, let's first check the basics on second layer of OSI, which is data link layer, and its two parts, data link control and media access control. Media access control we will further discuss in next chapter. So let's move on and talk a little bit about framing and its role. So the two main functions of the data link layer are data link control and media access control. The first, data link control, deals with the design and procedure of communication between two distant nodes, which is basically node-to-node communication. So data link control functions include framing, flow and error control, and software implementation of the protocols that provide smooth and reliable transmission of frames between nodes. To implement data link control, we need protocols. Each protocol is a set of rules that need to be implemented in software and run by the two nodes involved in data exchange at the data link layer. So let's move on from the basics of data link layer and check out how framing can help us. So data transmission in the physical layer means moving bits in the form of signals from a source to destination. The physical layer provides bit synchronization to ensure that the sender and receiver use the same bit durations and timing. तो इसका मतलब है कि बिट्स जो हैं वो मूव करेंगी फिजिकल लेयर पे और वो आपकी बिट्स को लेके जाएंगी फ्रॉम सोर्स डेस्टिनेशन. सो हमें पता है कि जो फिजिकल लेयर होती है वो बिट सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करती है और इंश्योर करती है कि सेंडर और रिसीवर जो है उनकी पास की बिट की ड्यूरेशन और जिसकी टाइमिंग है वो सेम है ताकि गलती ना हो बिट को रीड करने में. तो ये जो बिट्स जानी है आपकी सेंडर से रिसीवर के बीच में, इनकी जो पैकिंग है वो डाटा लिंक लेयर करता है. सो दैट ईच फ्रेम इज डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द अनदर. तो हम लोग फ्रेम्स को डिस्टिंग्विश कर सकें जी के डाटा जो है हमारा वो किस तरह आ रहा है फ्रॉम द सोर्स टू द रिसीवर. अगर देखा जाए तो हमारा जो पोस्टल सिस्टम है वो भी इसी तरह काम करता है, वो भी प्रैक्टिस करता है फ्रेमिंग को. और द सिंपलेस्ट एक्ट ऑफ इंसर्टिंग अ लेटर इन एन एनवेलप separates one piece of information from the another. तो हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग एनवेलप के अंदर एक लेटर डालते हैं तो अंदर वाले इंफॉर्मेशन को ऊपर वाला लेटर जो होता है वो छुपा लेता है. और जो एनवेलप होता है आपको वो एक डिलिमिटर के तौर पे एक्ट करता है कि अगर आपने इंफॉर्मेशन लेनी है उस लेटर के बारे में तो आप सिर्फ और सिर्फ ये देख सकते हैं कि लेटर कहाँ सेंड किया गया है और किसको रिसीव करवाना है. अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो आप नहीं देख सकते. तो फ्रेमिंग जो है आपकी डाटा लिंक लेयर के ऊपर वो सेपरेट करती है मैसेज को फ्रॉम वन सोर्स टू डेस्टिनेशन. और क्योंकि इसके दरमियान में जो ट्रांसमिशन होती है वो मल्टीपल कैरियर से होकर जानी होती है, जिसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा कैरियर्स होते हैं डाटा लेके जाने. तो लेटर के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन होती है उसमें आपके पास डेस्टिनेशन एड्रेस होता है कि पैकेट ने या लेटर ने कहाँ जाना है, और सेंडर की इन्फॉर्मेशन होती है कि जी के किसने उसको भेजा है, रेसिपिएंट कौन है उसका बेसिकली, और अगर वो एक्नॉलेज करेगा तो वो उस एड्रेस पर उसको रिप्लाई करेगा ना. पोस्टल सर्विस में तो आप लोग अपना सारा जितनी कम्युनिकेशन होती है आप लोगों की आप उसको एक लेटर में लिख के एक पैकेट में डाल के भेज देते हैं. लेकिन रियल कम्युनिकेशन जो नेटवर्क के ऊपर होती है उसमें हम इस तरह नहीं कर सकते. वन रीजन इज दैट फ्रेम्स कैन बी वेरी वेरी लार्ज, और फ्रेम जब लार्ज होते हैं तो इट मेक्स द फ्लो एंड कंट्रोल वेरी इनएफिशिएंट. तो हमारे पास गलतियां हो सकती हैं ट्रांसमिशन के दरमियान में. तो उस इनएफिशिएंसी को कवर अप करने के लिए हम लोग
फ्रेम्स की जो साइज होते हैं उसको ज़्यादा हम लार्ज नहीं रखते। तो हमने पहले प्रीवियसली चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था वो ये कि जी के हम लोगों के पास एक एरर भी आ जाता है तो जो हमारा मैसेज है वो डिस्कार्ड किया जा सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसलिए फ्रेम्स को डिवाइड कर लेते हैं मल्टीपल में और उनके ऊपर हम लोग सिंगल बिट के लिहाज से हम लोग उनके ऊपर चेक लगा देते हैं। और अगर हम पास मल्टीपल फ्रेम्स होंगे तो हम देख सकते हैं कि सिंगल बिट एरर इफेक्ट ओनली स्मॉल फ्रेम, तो हमें इतनी बड़ी ट्रांसमिशन दोबारा नहीं करनी पड़ेगी अगर उसमें एरर निकल आता है हमारे पास तो। So next we got a fixed size framing. So a frame can be a fixed and variable size. In fixed size framing, there is no need to define the boundaries of the frame. The size itself can be used as a delimiter. उसकी एग्जांपल हमारे पास ATM जो कि वाइड एरिया नेटवर्क में इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हम लोग यूजुअली फिक्स साइज ऑफ फ्रेम इस्तेमाल करते हैं। ATMs में अभी डिस्कस नहीं करेंगे, probably later in chapters, अगर हमारे पास टाइम हुआ तो इंशाल्लाह जरूर। हमारी जो मेन डिस्कशन होगी वो वेरिएबल साइज फ्रेमिंग के ऊपर होगी और ये जितना चैप्टर भी हम पढ़ेंगे इसमें सारा कंसर्न हमारा वेरिएबल साइज फ्रेमिंग ही होगा। और वेरिएबल साइज फ्रेमिंग जो होती है वो हम देखेंगे कि लोकल एरिया नेटवर्क से ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। In variable size framing, we need a way to define the end of the frame and beginning of the next one. तो हमें बताना होता है फ्रेम कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ खत्म हुआ और अगला फ्रेम कहाँ से स्टार्ट होगा। तो अगर देखा जाए तो जो मेथड्स हम इस्तेमाल करते हैं उसमें हमारे पास दो मेथड्स हैं। एक है हमारे पास जिसमें हम लोग यूज करते हैं कैरेक्टर ओरिएंटेड अप्रोच और एक है जिसमें हम लोग बिट ओरिएंटेड अप्रोच इस्तेमाल करते हैं। तो कैरेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल जो हमारे पास होती है इसमें जो हमारा डाटा मूव किया जाता है जो हम कैरी करते हैं वो 8 बिट के ऊपर बेस्ड होता है और 8 बिट कोडिंग जो होती है बेसिकली वो ASCII की तरह की होती है। उसमें हमारे पास हेडर होता है व्हिच नॉर्मली कैरीज द सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेसेस और उसके अलावा अदर कंट्रोल इंफॉर्मेशन भी उसके अंदर होती है। और उसके बाद हमारे पास सेकंड चीज जो होती है उसको हम बोलते हैं ट्रेलर व्हिच कैरीज एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन रिडंडेंट बिट्स। तो रिडंडेंसी होती है जो कि एक बर्डन है उसके ऊपर, वो हम लोग टेल में डाल देते हैं और ये भी मल्टीपल ऑफ 8 ही होता है। टू सेपरेट वन फ्रेम फ्रॉम द नेक्स्ट एंड 8 बिट मतलब एक बाइट जो होता है इज एडेड एट द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द फ्रेम। तो वो जो एंड और बिगिनिंग की जो हम लोग आउटपुट लगाते हैं उसको हम लोग फ्लैग बोलते हैं। और ये जो फ्लैगिंग होती है आप लोगों की ये बेसिकली आप लोगों की प्रोटोकॉल डिपेंडेंट होती है और ये स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो कि स्टार्ट एंड स्टॉप ऑफ द फ्रेम को डिफाइन करते हैं। तो कैरेक्टर ओरिएंटेड फ्रेमिंग जो थी वो ज़्यादा पॉपुलर थी जब आप लोग टेक्स्ट को एक्सचेंज कर रहे होते हैं बिटवीन डाटा लिंक लेयर्स। ये फ्लैग जो होते हैं कुड बी सिलेक्टेड टू बी एनी कैरेक्टर नॉट चूज फॉर टेक्स्ट कम्युनिकेशन, तो कोई भी कैरेक्टर लिया जा सकता है। नाउ हाउएवर द वी सेंड अदर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सच एज ग्राफ, ऑडियो और वीडियो भी अगर हम लोग भेजना शुरू कर दें फ्रेम्स के अंदर, एनी पैटर्न यूज्ड फॉर द फ्लैग कुड आल्सो बी अ पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो ये जो फ्लैग में हमने जो 8 बिट्स रखे थे हम लोगों ने ये आपके डाटा के बीच में भी आ सकते हैं सेम बिट पैटर्न। तो अगर ऐसा होगा तो आपको पता है कि अगर आपका रिसीवर को इस तरह का फ्लैग मिले और वो फ्लैग डाटा के बीच में हो तो आपका रिसीवर जो है वो उसको डिकोड करेगा कि आपका जो फ्रेम है वहाँ यहाँ पे खत्म हो गया है और इसके बाद वो नेक्स्ट फ्रेम के लिए डाटा रीड करना शुरू कर देगा और यहाँ पे हमारे गलती हो सकती है। टू फिक्स द प्रॉब्लम अ बाइट स्टफिंग strategy was added to character oriented framing। तो हम लोग क्या करते हैं बाइट स्टफिंग क्या होती है, उसमें हम लोग एक स्पेसिफिक पैटर्न को उठा के डाटा के बीच में डाल देते हैं अगर वो सेम हो जिस तरह का आपका फ्लैग है। तो आपके डाटा सेक्शन के हम तो आप लोग समझ आइए कि हमारे पास फ्लैगिंग में और स्टफिंग में क्या फर्क होता है। नो सर सही समझ नहीं आई। उम्र के अलावा किसी को ना समझ आई हो या सॉरी किसी को समझ आई हो वो बता सके, कोई हेल्प कर दे थोड़ी सी। क्या मुझे भी कंफ्यूजन है अभी। समझ नहीं आई सही सर। नहीं समझ आई सर। अलीना आपको समझ आई है? नो सर। अल्लाह दिता को समझ आई है? यस सर। हाँ अल्लाह दिता समझ आई? कोई नहीं सर, गुम हो गया कहीं। नेट का मसला है यार उसको। अच्छा डेरा गाजी खान। अच्छा लाइबा को एरिया में है सर, लाइबा को आ गई होगी सर। किधर है लाइबा? ये तो लाइक बच्चे हैं सारे है ना?
यस सर, ये लाइबा को तो Yes, आती है सर। किधर है यस सर, ये सारी किसी को कोई इनपुट दे? 5 लाइवा समझ आई है? नो सर। लो सर एजाज को समझ आई है। सर मैंने तो पहले बोल दिया, नहीं समझ आई आप। चलो फैज बता दे। हाँ यस सर, ये तो इसको 2 मिनट हुए आए हैं क्लास में। मैसेज पे भी लिखा है इसने कि अच्छी समझ आ रही है सर की। अच्छा हमजा नवीद। प्रेजेंट सर नहीं है जब सर। सर जब सारे बच्चों को नहीं आई तो मुझे कहाँ से आनी? क्यों तुम्हारा दिमाग कम है क्या? तुम्हारे पास चीज समझ आने में कोई मुश्किल है तुम्हें क्या? नहीं सर, वो नहीं सर क्या? कहो पढ़ा नहीं है, सिंपल बोलो, नहीं पढ़ा तो नहीं आता। उसामा पढ़ा तारिक को सर समझ आ गई है। हाँ उसामा, चलो सर, आप नेट पर- उसामा तारिक कुछ बता दे। या उसामा जारी यार को बता दो। सर बाकियों के लिए मुझे कैसे आ सकती है? क्यों? सर ओए सामा की लड़कियां आवाज। पढ़ने वाली होती हैं, लड़कियों को आई है, उनसे पूछे। यस सर, लड़कियों वाली यस सर। साइड से तैयब से पूछें सर। जारी जारी चलिए सर, ये तैयब को आ गई। वो आई है अपनी, क्या नाम है उसका? तैयब एक सेकंड ना, कुछ बच्चे लायक होते हैं। वो क्या नाम, दूसरी कौन थी तुम लोगों की क्लास में जो टॉप करती थी यार? एक अस्का, हाँ अस्का। तैयब ही है सर। हाँ तैयब और तो अस्का। है अपना यार। जेरी तुम कुछ बताओ यार। यस सर, जारी। यही टॉप करती है सर। किधर है यस तैयब? सर, ये भी टॉप ही लाइट कॉपी हो यस गया। सर, यस सर। हाँ शर्मा रही है सर। कुछ बताएगी सर। बताओ ना तैयब, तैयब बता दो। शर्मा क्यों नहीं हो? या ये तो सारा मतलब करो भाई। सर है, अपने सारा कोई कुछ नहीं बता दो। अच्छा चलो मैंने मैं कौन सा गाइड हेल्प कर करी? देता हूँ सर आप ही आपकी। बता दें। मैं हेल्प करता हूँ थोड़ी सी आप लोगों की। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पे फ्लैग होता है जो कि डिफाइन करता है कि जी आप लोगों का एंड ऑफ फ्रेम किस तरह है और स्टार्ट ऑफ फ्रेम कहाँ पे है। ठीक है, तो ये जो एंड ऑफ फ्रेम और स्टार्ट ऑफ फ्रेम जो लगाया जाता है, बेसिकली क्योंकि हमारे पास कैरेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल थी तो हम यहाँ पे कैरेक्टर लगा लेते थे। लेट्स सपोज यूजुअली हम लोग ये ट्रांसमिशन करते थे जब आपने टेक्स्ट भेजना होता था, पता टेक्स्ट फाइल भेजनी है आपने, कोई फैक्स करना है तो उसमें फैक्स में पहले वो स्कैन करके उसका बाइनरी करके फिर वो उसको भेजता था। तो लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी यहाँ पे मैंने एक सिंबल रख दिया, लेट्स सपोज मैंने सिंबल रख दिया डॉलर का। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक सिंबल रख दिया डॉलर का। ठीक है, अब वो कह रहे जी कि अगर ये डॉलर बीच में आ जाए, आपके डाटा के अंदर आ जाए, तो लेट्स सपोज आप डाटा भेज रहे हैं, उस डाटा के अंदर भी डॉलर है, फिर अब तो फ्रेम स्टार्ट करेगा यहाँ से पढ़ना, हेडर पढ़ेगा, और जब पढ़ते पढ़ते डाटा यहाँ आएगा क्या फ्रेम खत्म हो गया। फ्रेम खत्म हो गया तो आगे जो चीज आ रही है वो उसको समझ ही नहीं आएगी, और फिर वो कहेगा अच्छा डॉलर आया है, फ्लैग आ गया, वो पढ़ना शुरू करेगा, और आपको पता है एक फ्रेम के बाद दूसरा फ्रेम आएगा, उसमें भी पहला जो होगा वो डॉलर होगा ऐसा यहाँ से, तो वो फ्रेम स्टार्ट हुआ और फ्रेम फौरन स्टॉप हो गया, आगे सारी ट्रांसमिशन जाया हो जाएगी। समझ आई? तो उसको क्या करते हैं हम लोग, इस तरह की अगर आपके पास डाटा बीच में आ जाए, अगर आपका डाटा के बीच में फ्रेम का कैरेक्टर आ जाए, ठीक है, तो इसको फिर हमने किस तरह हैंडल करना है वो डिस्कस कर रहे हैं। सुने, ओके सर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है समझना। एक एक्स्ट्रा बाइट डाल देते हैं जो कि स्पेशल बाइट होती है, और ये जो हमने स्पेशल बाइट डाली बीच में, इसको हम लोग बेसिकली स्केप बोलते हैं। ठीक है, तो अभी जो हमने बात की कि अगर आप लोगों के यहाँ पे डॉलर आ जाए, ठीक है, और यहाँ पे हमने कहा था हमारा ये भी डॉलर है, और ये भी हमारे पास एक फ्लैग जो है जो हमने डाला है स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं जी, लेट्स सपोज इसके पीछे मैं एक स्पेशल कैरेक्टर डाल देता हूँ, जिस तरह लेट्स सपोज मैं कहता हूँ पाउंड। अगर मेरा डाटा पढ़ते 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 बीच में पाउंड आएगा, तो इसका मतलब है कि अगला डाटा जो मेरे पास आएगा वो पार्ट ऑफ ट्रांसमिशन है, दैट इज नॉट द एंड ऑफ फ्रेम, दिस इज पार्ट ऑफ ट्रांसमिशन, जस्ट बिकॉज दिस इज द आइडेंटिफायर, वो उसको आइडेंटिफाई करवा रहा है पाउंड कि जी ये आपका जो है डाटा जो है ये इज नॉट एंड ऑफ फ्रेम, ये जो कैरेक्टर आ रहा है दिस इज नॉट एंड ऑफ फ्रेम बट दिस इज पार्ट ऑफ टेक्स्ट।
ठीक है। सर ये जो एक्स्ट्रा बिट डाला है उसकी वजह से आ रहा है ना अब से ये डाटा। एक्स्ट्रा बिट डालने से डाटा नहीं आ रहा बेटा, डाटा तो फ्रेम के अंदर आ रहा है। ये सर जो पाउंड आपने बोला अभी। हाँ पाउंड मैंने डाला क्योंकि मुझे नजर आया कि मेरे फ्रेम की ट्रांसमिशन के बीच में उस तरह का सिंबल है जो मैंने फ्रेम को स्टार्ट और स्टॉप करने में इस्तेमाल किया, तो मैंने उससे पीछे पाउंड का एक स्पेशल कैरेक्टर लगाया जो आइडेंटिफाई करेगा कि भाई अगर आपने रीड करना शुरू कर दिया है फ्रेम को तो दरम्यान में पाउंड का कैरेक्टर आएगा। इसका मतलब है कि अगला जो कैरेक्टर है वो इट्स नॉट एंड ऑफ द फ्रेम, इट्स पार्ट ऑफ ट्रांसमिशन मैसेज, तो इसको छोड़ दो और मजीद रीड करते जाओ। कंटिन्यू रखिए। हैं ओके। तो आपके डाटा के बीच में रिसीवर जब उसको डिकोड करेगा और देखेगा जी के बीच में एक स्केप का कैरेक्टर आ रहा है, इसको हम लोग स्केप कैरेक्टर बोलते हैं। पाउंड जो इसको स्केप का वर्ड्स में स्केप कैरेक्टर बोलते हैं। स्केप का मतलब है अगली चीज को स्किप कर जाओ, अगले वाले को डाटा का पार्ट बना लो, अगले वाले को एंड ऑफ द फ्रेम ना बनाओ, ठीक है, इसको स्केप बोलते हैं। तो उसको निकाल देगा और उसके बाद जो है वो अच्छा इसको तो फिर निकाल ही देना हम लोगों ने। स्केप हमने पढ़ लिया रिसीवर एंड पे, तो इसको मैंने रख के अपने पास क्या करना है, इसको तो निकाल देंगे, इसको निकाल के बाद फेंक देंगे, इसको हम छोड़ देंगे, आगे मजीद रीड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट होगा आपके पास डाटा, वो उसको एज अ पार्ट ऑफ पेलोड कंसीडर करके रीड करेगा। यू अंडरस्टैंड द वर्ड पेलोड? पेलोड क्या होता है सर? वो जहाज वाले का पता सर है। सुना था जहाज वाला सर, वो उसके हैवी होता है जब जहाज वजन होता है। नहीं बेटा, पहली बात तो ये कि आप लोगों को जहाज के बारे में भी गलत पता है कि पेलोड क्या चीज होती है। खैर छोड़ो, फ्रेम की बात कर रहे थे। जो एक चीज पता है वो भी गलत पता है। चलो ये फ्रेम में पेलोड क्या होता है बताओ। क्लास में मैं आप लोगों को 2-3 दफा समझा चुका हूँ और अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ 2 महीने का पेलोड क्या होता है। नहीं, पेलोड आप लोगों का जो मैसेज होता है, जो ओरिजिनल मैसेज जो आपने भेजना होता है उसको पेलोड बोलते हैं। लेयर्स में ट्रांसफर होता है। ओके सर। जी जी। तो उसको रिमूव करके जो रिसीवर होगा वो उसको पता चल जाएगा कि ये डिलिमिटिंग फ्लैग नहीं है या डिलिमिटर फ्लैग नहीं है आप लोगों का, जो कि फ्रेम एंड करता है। जो स्केप पैटर्न होता है वो बिल्कुल फ्लैग की तरह का होता है। तो अगर आप देखें तो पता तो चलता है कि जी के आपका जो डाटा होता है उसके अंदर हम लोग फ्लैग का पैटर्न जिसको हम स्केप बोल रहे हैं वो डाल दिया जाता है। तो इसमें में एक और मसला भी क्रिएट होता है। व्हाट हैपेंस इफ द टेक्स्ट कंटेन्स वन और मोर स्केप कैरेक्टर्स फॉलोड बाय अ फ्लैग। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने टेक्स्ट भेजा है और इस टेक्स्ट के अंदर आपके जो कैरेक्टर्स जा रहे हैं उसमें आपने स्केप कैरेक्टर डाल दिया जो कि फ्लैग की तरह का था, ताकि सिस्टम कहीं ये ना डिटरमिन कर ले कि जी के फ्रेम एंड हो गया, तो वो स्केप का कैरेक्टर डाटा में से निकाल देगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका जो डाटा है उसके अंदर वो कैरेक्टर इटसेल्फ शामिल हो, मतलब आपके वर्ड का पार्ट भी तो हो सकता है ना। तो अगर ऐसा होगा तो अगर वो कैरेक्टर दोबारा आएगा तो आपका जो रिसीवर होगा वो उसको डिकोड करेगा एज अ फ्लैग और वहां पे आपका फ्रेम को खत्म कर देगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफाई कर सकें कि जी कि ये जो आपने स्केप निकाला है, स्केप कैरेक्टर निकाला है जो कि हमने एक पैटर्न देखा था जी जो कि फ्लैग की तरह का था, तो डाटा जो था वो ना कम हो जाए, माइनस हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे कि स्केप कैरेक्टर के बाद एक जो डाटा है उसके अंदर एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक और डिफरेंट किस्म का स्केप कैरेक्टर डाले, यानी जो बताएगा कि जी कि ये जो कैरेक्टर है ये पार्ट ऑफ टेक्स्ट है। तो लेटर समझ आई आप लोगों को? यस सर। यस सर। अच्छा, तो हमने कहा जी कि ये जो पाउंड था, यस सर, ये पाउंड भी तो आपके टेक्स्ट का हिस्सा बन सकता है ना, जो कि स्केप कैरेक्टर है। बन सकता है, लेकिन आपने बोला इसको निकाल के बाहर फेंक देना। हाँ तो इसको पढ़ लिया ना फिर सर, तो कैरेक्टर फायदा ऐड नहीं। करने में एक बार पढ़ लिया सर आपने कहा। आपका एक बार ये तो पढ़ेगा तो पता चलेगा जी अगला कैरेक्टर जो फ्लैग की तरह का है उसको आपने पार्ट ऑफ पेलोड समझ के रख लेना है। यही बात की थी ना?
लेकिन आपकी ट्रांसमिशन के अंदर भी तो पाउंड का साइन हो सकता है। लेट्स सपोज मैं कह रहा हूँ जी कि मैंने आपको डॉलर भेजे 50, वो बनते हैं पाउंड 30। तो पाउंड का वर्ड अगर आपके उसमें आ गया, सिंबल आ गया टेक्स्ट के अंदर, तो क्या वो स्केप कैरेक्टर होगा या वो पार्ट ऑफ टेक्स्ट होगा या पार्ट ऑफ मैसेज होगा? पार्ट ऑफ पार्ट ऑफ मैसेज होगा। हाँ, तो फिर वो तो सिस्टम तो उसको समझेगा जी कि ये तो स्केप कैरेक्टर है, तो उसको निकाल देगा। नो सर, वो नहीं निकालेगा। सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। वो आपके मैसेज का काम नहीं पार्ट कर रहा बन ना। से पहले मैसेज स्केप का कैरेक्टर पार्ट आता है बन फिर जाएगा। आता है ना सर सर वो पाउंड। तो फिर तो नहीं निकालेगा। एक बच्चा पहले हाथ था रेस तो- करे, एक सेकेंड होल्ड ऑन सेकेंड, एक बच्चा हैंड रेस करे ताकि उससे पूछा जा सके, फिर आप दूसरों की बारी भी आएगी, सबसे पूछ लेते हैं। ठीक ऊपर है, ही करेगा सर। हाँ जी जी उमर, आप कुछ बता रहे थे। सर स्केप जो कैरेक्टर है वो पहले आएगा फिर पाउंड आएगा। इसका मतलब ये होगा कि ये बताएगा उसको कि इसको रीड नहीं करना। अगर हम ये नहीं निकाले तो पुरानी उसको बात करो, मैं अगली बात कर रहा हूँ आपसे। क्या चीज सर? मैंने आपसे कहा कि आपके टेक्स्ट के अंदर पाउंड का सिंबल नहीं आ वही सकता, आ सकता है सर। तो फिर उसको कैसे उसको डिटेक्ट रीड करूंगा? वो तो डिटेक्ट करेगा पाउंड को, उसको निकाल के बाहर फेंक देगा, तो आपके टेक्स्ट में से पाउंड गायब हो जाएगा। लेकिन सर अगर पाउंड के सिंबल से पहले हम लगा रहे हैं ना ये स्केप का, तो तब वो पाउंड को निकाल के फेंक रहे। वैसे अगर हम स्केप ना यूज नहीं करें नहीं, और उसने कहा पाउंड स्केप कैरेक्टर है और उससे अगला कैरेक्टर आपने छोड़ देना है। फिर सर इसका क्या हल होगा? सिंपल सिस्टम है, इतना अकलमंद सिस्टम नहीं है जितना आपकी अकल काम कर रही है। सिंपल देखेगा उसने, हमने प्रोटोकॉल या जो हमने एल्गोरिथम लिखा है, उस एल्गोरिथम में लिखा है कि जी अगर पाउंड का सिंबल आपको टेक्स्ट में आपको फ्रेम में मिलता है, तो उसको आप निकाल के अगले अगले कैरेक्टर को पढ़ के मजीद पढ़ना शुरू कर दो। आप लेट्स सपोज आगे जाते हुए आप, इफ यू आर मूविंग ऑन, और आगे आपके पास एक और पाउंड का सिंबल आ गया, तो वो क्या करेगा? इसको निकाल देगा। ये तो टेक्स्ट का पार्ट था आपका, इसको निकाल देगा। नहीं ना निकालना चाहिए हाँ, इसके तो लिए। नहीं फिर निकालना चाहिए, तो फिर जो कैसे कैसे रोकूं उसे? कैसे सर रोकूं ये उसे? जी मोहम्मद फैज। सर वो निकाल देगा उससे, क्योंकि वो तो स्केप कोड बन जाएगा ना आपका। तो बेटा वही तो मैं बता चुका हूँ, आगे पूछा है आप क्या करें, कैसे रोकूं उसे पाउंड का सिंबल ना निकाले, वो मेरे टेक्स्ट का पार्ट है, कैसे रोकूं? सर आगे फिर एक और डॉलर का साइन लगा दे। तो डॉलर का साइन तो बेटा फ्लैग है, वो तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? तो सर उसका आगे बेसिकली एक और कहना ये टिक चाह लगा रहा दे। है, सिंपल इज दैट, कहना ये चाह रहा है कि अगर लेट्स सपोज मैंने यहाँ पाउंड इस्तेमाल किया था, इस पाउंड की जगह मैं एक ब्रैकेट इस्तेमाल कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं डॉलर इस्तेमाल कर लेता हूँ। एग्जाम्पल चेंज कर रहा हूँ, एग्जाम्पल चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। हमने पहले कहा था अगर ये ब्रैकेट आ जाए, ठीक है, तो अगला सिंबल छोड़ देना है, इसको निकाल देना है, चेंज किए ठीक है। चेंज तो नहीं हुआ कहीं। सर कौन सी ब्रैकेट, कौन सा? आ रही सब, थोड़ा सा डिले होता है, आ रहा है, नजर आएगा ये ब्रैकेट जो है, नहीं है। हाँ वो थोड़ा सा डिले आता है वीडियो के ना, सॉरी, तो आप लोग थोड़ा सा सब्र क्या करें, चीज नजर आएगी। ये निकाल देना है और डॉलर छोड़ देना, यही था। यस सर। तो मैंने कहा जी कि हम लोग अगर एक और सिंबल इस्तेमाल कर सकें, ऐसा ब्रैकेट क्लोज वाला। सर इधर कुछ भी शो नहीं हो रहा जो आप आएगा ना, ये भी है। उमर सत्ती सब्बर, अभी शो हुआ है सर। हाँ, तो अगर मैं इसको ब्रैकेट क्लोज कर दूं तो ज्यादा बेहतर टेक्निक नहीं है मेरे पास। तो अब ये ब्रैकेट के अंदर जो चीज मैं रखूंगा वो छोड़ देनी है, बाकी सब निकाल देना है। तो इस एग्जांपल के लिहाज से अगर मैं देखूं कि अगर हमारे पास पाउंड आ भी जाता है, लेट्स सपोज हमारे पास पाउंड आ भी जाता है, ठीक है, लेट मी जस्ट क्लियर दिस थिंग। लेट्स सपोज मैं बस एक सेकंड, मैं ये पाउंड निकालना चाहता हूं, मैं तो ड्रॉ करना चाहता हूं टेक्स्ट। तो इसको हाईलाइट भी तो कर सकते हैं। सब्बर ना, हाईलाइट कहाँ करोगे? पाउंड आया और मैंने कहा जी कि पाउंड के बाद अगर मैं पाउंड डाल के एक और पाउंड डाल दूं, तो इसका मतलब ये है कि पहला पाउंड बताता है कि अगले को छोड़ देना है, और अगला पाउंड बताता है कि मतलब इन दोनों के बीच में जो चीज आ रही है उसको छोड़ सर शो होने देना, फिर बताएं, वैसे समझ समझ नहीं नहीं आई। आ रहा। हाँ हाँ, 2 पाउंड के बीच में जो डाटा आएगा उसको आपने छोड़ देना है और दोनों पाउंड्स निकाल देने हैं। तो जिनको बेसिकली मैंने वहां पे अभी थोड़ी देर पहले आपको ब्रैकेट्स में शो कराया था कि अगर ब्रैकेट्स में पाउंड आता है तो ऐसे अभी शो हुआ है, आ जाता है, नजर आ जाता है। तो ये जो चीजें, ये ब्रैकेट्स जो हैं, ये बेसिकली
आप लोगों के एक स्पेसिफिक सिंबल को बताते हैं कि जी ये आपका पार्ट ऑफ टेक्स्ट है, ठीक है, इट्स नॉट अ एस्केप कैरेक्टर, ठीक है। तो पहले हम लोगों ने कहा कि जी अगर आपके पास ये सिंबल आता है जिसमें हम सपोज ब्रैकेट और डॉलर आता है, और क्योंकि हमने डॉलर का सिंबल जो है वो अपने फ्लैग में इस्तेमाल किया हुआ, तो इसको तुम छोड़ दो, ये पार्ट ऑफ टेक्स्ट है, ठीक है, तो आगे रीड करते जाओ। लेकिन उसने कहा कि जी व्हाट इफ ये ब्रैकेट आपके कहीं टेक्स्ट के अंदर हो सकता है ना कि मैं लिखूं जी के लेट्स सपोज लिखूं जी अपना नाम लिखूं, टेक्स्ट आ रहा है आप लोगों के पास हसन, और मैं उसके आगे लिख दूं जी टीचर, ठीक है। क्या जरूरत है सर लिखने की, अब ऐसे भी तो देखिए, लिख सकते हैं ना। अब ये जो सिंबल था ये तो एस्केप कैरेक्टर था, इसका मतलब है ये एस्केप निकाल के इसको 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 रीड करते जाओ फिर। लेकिन मैंने कहा जी कि मैंने कहा कि अगर हम लोगों के पास ब्रैकेट्स आ जाएं तो फिर हम लोग ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे, एक और कैरेक्टर इस्तेमाल करेंगे बताने के लिए कि जो हमारे पास बीच में वो आ रहा है, जो कैरेक्टर हम लोगों ने इस्तेमाल किया टेक्स्ट में, उसको बचाया जा सके, टेक्स्ट में से निकाला ना जाए, बस सिंपल इज दैट, ठीक है। यस सर। तो हमारे पास टेक्स्ट के बीच में एक सिंबल आया जो कि फ्लैग की तरह का था, हमने उसके पीछे एक स्पेशल कैरेक्टर लगा दिया जिसको मैंने कहा जी के लेट्स सपोज पाउंड। हमने कहा जी कि जब पाउंड आएगा तो अगला कैरेक्टर आपने छोड़ देना है, पाउंड को बाहर निकाल देना है, एस्केप कैरेक्टर है निकाल दो, और इसको पढ़ के आगे रीड करना शुरू कर दो। ऐसे ही कहा ना, डॉलर से आगे रीड करना शुरू कर दो जब तक कि अगला डॉलर नहीं Yes, होगा। sir. अब इस वाले Yes, sir. फ्लैग से पहले, इस वाले फ्लैग से पहले तो पाउंड नहीं आ सकता ना, क्योंकि इसमें ट्रेलर आएगा, बड़ी चीजें आएंगी, तो इसके पीछे तो इम्पॉसिबल है कि पाउंड का सिंबल बन सके, नहीं बन सकता। तो जब इस तक पहुंचेगा तो उसको फ्लैग फ्रेम को प्रॉपर्ली रीड कर चुकेगा ना। उसने कहा जी कि ऐसा हो सकता है कि आपकी ट्रांसमिशन के बीच में आपने ट्रांसमिशन की उसमें पाउंड आपका पार्ट ऑफ मैसेज है। अब क्या करें, अब हम लोग क्या करेंगे, हम उसके पीछे भी पाउंड लगाएंगे, हम उसके आगे ही पाउंड लगाएंगे, और कहेंगे जब ये सिनेरियो बने, एक सेकंड गलत हो गया, पीछे ही पाउंड लगा देते हैं, हमारे पास शो ही नहीं हो रहा, आ जाता है, सर 10 मिनट बाद शो होता है। पीछे ही पाउंड लगा दें और आगे ही पाउंड लगा दें, तो बीच वाला कैरेक्टर बख्श देना है और दूसरे लेफ्ट राइट वाला निकाल देने। सर पाउंड ही क्यों लगाएंगे, और कैरेक्टर क्यों लगा सकते सर? ये तो मैंने एग्जांपल शो की ना बच्चे, आप कुछ भी इस्तेमाल कर, आप लोगों ने क्या प्रोग्राम नहीं बनाया इस तरह की इसमें आप लोगों ने कैरेक्टर पेज फाइल हैंडलिंग सर करनी, बहुत प्रोग्रामिंग की है सर। आप लोगों ने फाइल हैंडलिंग नहीं की हुई? प्रोफेशनल हो गए सर ये सब कुछ किया हुआ है हमने। ये वो बाकी छोटी चीजें हैं सर, बचपन की। हाँ, तो फाइल हैंडलिंग अगर आप लोगों ने की हुई है तो आपको पता होगा कि फाइल हैंडलिंग के अंदर आप लोग उसमें फाइल को रीड करने के लिए कैरेक्टर का जिक्र करते हैं, कैरेक्टर क्या होता है। यस सर, बिल्कुल सर, बफर रीडर होते हैं सर जिनके वही सबर कर आगे मैं बशरा। हाँ, तो ठीक है ना, तो उसमें आप लोगों ने फाइल हैंडलिंग की है, तो उसमें यूजुअली हमारे पास जो फाइल्स होती हैं उनको रीड करने के लिए यूं करके एक एक्सप्लेनेशन मार्क होता है जो डिफाइन करता है एंड ऑफ फाइल और स्टार्ट ऑफ फाइल वगैरह के लिए एक्सप्लेनेशन मार्क्स इस्तेमाल करते हैं। अगर आप गौर करें कि आप लोग जब टेक्स्ट की फाइल की बात करते हैं तो आपने कभी अपने कंप्यूटर में टेक्स्ट फाइल बनाई है? यस सर, ऑब्वियसली। फाइल का नाम दिया कभी आपने? उस फाइल के नाम के अंदर आप कुछ कैरेक्टर्स नहीं दे सकते, हाँ पता है आप लोगों को? जी जी पता है सर, क्यों नहीं पता। यस सर, वो इसी की वजह से दिए नहीं जा सकते, ट्रांसमिशन की वजह से। यस सर, यस सर। चलो जी आगे चलो। हमने देखा कि जी कैरेक्टर एंट्री प्रोटोकॉल जो थी उनके अंदर हमारे पास एक डाटा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ रहा था। वो प्रॉब्लम ये आ रहा था कि जी हम लोग जब यूनिकोड की तरफ जा रहे हैं, यूनिकोड जो आपको पता है 16 बिट या 32 बिट कैरेक्टर की तरफ जा रहा होता है, तो उसमें हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट आया था 8 बिट कैरेक्टर्स के ऊपर। तो हम लोग क्या करते हैं, इस चीज की बुनियाद के ऊपर कैरेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल को छोड़ के हम लोग बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल से चले जाते हैं, जो कि तो समझिए आप लोगों को कि रादर देन, आगे तो अभी तो हम लोग आस्की की बात कर रहे थे ना,
तो आप देखें एक कैरेक्टर अगर मैं डालता हूँ अपने ट्रांसमिशन के अंदर तो 8 बिट्स एक्स्ट्रा जनरेट होंगी, ठीक है। और स्केप कैरेक्टर्स को मैं जब डालूंगा अपने ट्रांसमिशन के अंदर तो मुझे 2 डालने पड़ेंगे। तो अगर आप 1 KB की ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी ये है कि उसमें इस तरह के सिंबल्स आ सकते हैं जो आपने इस्तेमाल किए हों अपने फ्लैग के अंदर, और आपका डाटा जो है 1000 की जगह 1070-80 तक चला जाए, ठीक है। बिट्स की बात कर रहा हूँ 1000। तो ये जो 70-80 एक्स्ट्रा बिट्स हैं ये तो एक्स्ट्रा होगी ना, तो परफॉर्मेंस गिरेगी ना, आपकी एफिशिएंसी गिर जाएगी सिस्टम की। यस सर। हाँ 100% तो नहीं रहेगी कि 90% पे आ जाएगी। यस सर। तो उसने कहा जी कि ये मैं जब बढ़ाता जाऊंगा, ये तो भी चलो छोटी ट्रांसमिशन है, मैंने आपको कहा जी 1 KB की, अगर ये 1 MB की होती है या 10 MB की होती है और उसमें तो ज्यादा हमारे पास इस तरह की कैरेक्टर्स एंटर करने पड़ जाएंगे, एस्केप कैरेक्टर्स, और हमारे सिस्टम की एफिशिएंसी गिर सकती है। तो उसने कहा जी कि आगे अगर हम देखें तो हमारे पास अब जितनी कम्युनिकेशन हम लोग टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं वो ASCII पे तो लिखते नहीं, वो तो हम यूनिकोड में लिखते हैं, और यूनिकोड जो होता है वो 16 बिट और 32 बिट वाले होते हैं। तो अगर 32 बिट की आप बात करें, एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए 32 बिट्स डालूंगा तो ये 1050-8 नहीं बनेगा, ये बनेगा कोई 1200-1300, तो एफिशिएंसी मजीद गिर जाएगी। तो उन्होंने कहा जी कि कैरेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स वर नॉट कंसिडर्ड एज वन ऑफ द प्रॉमिसिंग या फ्रूटफुल या एफिशिएंट, तो हम लोगों ने उसको छोड़ा और हम लोग एक और टेक्निक की तरफ गए। हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं। So a bit-oriented protocol. The data section of the frame is a sequence of bits to be interpreted by the upper layers as text, graphic, audio, video, and so on. However, in addition to headers and possible trailers, we still need a delimiter to separate one frame from the another. तो हम लोगों ने bit-oriented protocol के लिए हम लोगों ने sequence of bits को तो define करवा दिया जो कि header और footer में आ रही हैं, लेकिन हमें ये भी बताना है कि delimiter के लिए कि जी के फ्रेम कहाँ स्टार्ट हो रहा है कहाँ स्टॉप हो रहा है, तो उसमें हम लोगों को बिट्स डालनी होती हैं। और वो देखा जाए तो प्रोटोकॉल के लिहाज से एक स्पेशल 8 बिट का हम लोग फ्लैग डालते हैं बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल या फ्रेम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। वो 0 के बाद हमारे पास 6 1 और फिर 0 होता है, जो कि अगर आप यहाँ देखें तो आप लोगों को यहाँ पे वो फ्लैग नजर आ रहा है जो कि एक स्पेशल कैरेक्टर है। लेकिन अगर आप पिछली कैरेक्टर ओरिएंटेड को देखें तो वहाँ पे हम लोगों ने जो कैरेक्टर इस्तेमाल किया था वो एक स्पेशल कैरेक्टर था जो कि टेक्स्ट के बीच में आ सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक स्पेसिफिक बिट्स को रिप्रेजेंट करके फ्रेम का हेडर और ट्रेलर को डिफाइन करवाया है, कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ से स्टॉप होता है। तो ये जो फ्लैग हमने तो समझ आ गया आप लोगों को, जो इनके बिट ओरिएंटेड का जो हेडर है जो आपके फ्रेम को स्टार्ट करता है वो 1 के बाद 6 सिर्फ 0 के बाद 6 1 और फिर 0 आता है, तो टोटल 8 बिट्स होती हैं। कोई क्वेश्चन इसके ऊपर अभी तक? कोई सवाल इसके ऊपर अभी तक? कोई सवाल किसी का? सर ये हमेशा 6-1 क्यों आएंगे? बेटा ये प्रोटोकॉल का हिस्सा है और ये डिफाइन किया गया कि हम ये वाला पैटर्न इस्तेमाल करेंगे अपना फ्रेम्स को डिलिमिटर के तौर पे, तो यही इस्तेमाल किया था। बाय डिफॉल्ट प्रोटोकॉल का स्टैंडर्ड है ये। अच्छा सर। आपको आप सर जैसे 0 इस्तेमाल कर लो सर, तो 1 के बाद 6 0 आ सकते हैं। हाँ 1 के बाद 6 0 और फिर 1 0। हाँ जी, ये आपका फ्लैग है जो बताता है कि फ्रेम स्टार्ट हो गया। सर ये कैरेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स यूज कहाँ होती हैं? बेटा टेक्स्ट की ट्रांसमिशन में पहले होती थी, अब नहीं होती। जहाँ फैक्स वगैरह होती थी, अभी बोला पीछे मैंने आप लोगों को फैक्स का जिक्र किया मैंने, जहाँ पे ओसीआर इस्तेमाल होते थे। और ये बिट ओसीआर इस्तेमाल होते थे ना। ओसीआर पता ना क्या होता है आपको? बताओ सर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। यस सर, ऑप्टिकल कैरेक्टर। यस सर, वो लाइट के जरिए जो रीड करते हैं। जी 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 जी, आपके मोबाइल फोन में भी ये कैपेबिलिटीज आ चुकी हैं कि आप उसमें फाइल के ऊपर अपना मोबाइल फोन करें, कैमरे से वो रीड कर सकता है, वो आपको टेक्स्ट के तौर पर स्कैनर टाइप। यस सर जी जी, वो ओसीआर। इवन कि आपका पीडीएफ भी आजकल आप लोगों के, अगर आपको पीडीएफ अपलोड करें वो पिक्चर हो
तो आपका PDF कहता है जिसको मैं OCR में कन्वर्ट करके आपके लिए आसानी कर दूं ताकि आप कॉपी पेस्ट कर सकें। हाँ तो समझ आई जी? यस सर। यस सर, कुछ यस सर। आगे चलते हैं। डिफाइन किए हैं यहाँ पे, ये वही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं जो कि हमने बाइट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल में पढ़े थे कि ये जो पैटर्न है ये आपका डाटा के बीच में भी आ सकता है। अगर आप देखें तो यहाँ पे उसने एग्जांपल देके शो करने की कोशिश की कि मे बी ये आपके डाटा के बीच में इस तरह का फ्लैग क्रिएट हो सकता हो। ठीक है, तो अगर ऐसा होगा तो हमें वी नीड टू समहाउ इन्फॉर्म द रिसीवर दैट दिस इज नॉट द एंड ऑफ द फ्रेम, ताकि वो गलती से उसको खत्म। असल में लाइन मैंने ऊपर लगा दी है, दिखाया नहीं जा रहा था, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कहाँ पे वो जिसकी बात कर रहा है, वो यहाँ बात कर रहा है। ये नजर आ रहा है आप लोगों को? कलर चेंज करें यार, इसका कलर हम पिंक करते हैं, गुलाबी आंखें।